नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ का साप्ताहिक कार्यक्रम। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव आयोग ने जो 5 प्रदेशों के चुनावों की घोषणा की है। सामान्यतः ऐसा होता है कि चुनावी सरगर्मी चुनाव आयोग की चुनाव घोषणा के बाद शुरू होती है, लेकिन इस बार बदलाव हुए हैं। चुनावों की घोषणा से महीने भर पहले या उससे ज़्यादा भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में घोषित कर दिए थे और एक नहीं 2 सूचियां जारी की थी। आज उन्होंने चुनाव घोषणा के बाद अपनी तीसरी सूची भी मध्य प्रदेश की और एक राजस्थान की सूची जारी की। तो क्या ऐसा लगता है कि क्या ऐसा माना जाए कि भाजपा इन सब की तैयारियां पहले से कर रही थी और वो अपने चुनावी तैयारियों के साथ साथ अपने कैंडिडेट्स पर पहले से चर्चा करके और क्या क्या करना है उसको तैयार कर चुकी थी, और जब वो पूरी तरह से चुनाव में तैयार थी, लड़ रही थी, लड़ने के लिए अपने सारे दावेदारों को मैदान में उतार चुकी थी, उसके बाद चुनाव की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश में भाजपा ने सांसदों को उतारा है, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, बड़े नाम को उतारा है। तो इन सब के मायने क्या हैं? तो इन लोगों को चुनाव में उतारने के मायने क्या हैं? अगर भाजपा की दृष्टि से सोचे तो भाजपा इन लोगों को उतार करके आसपास की सीटों के अलावा कि इन बड़े नेताओं के कारण जिस विधानसभा से लड़ रहे हैं उसके आसपास की सीटें भी प्रभावित करेंगे, एक मसला हो गया। दूसरा मसला ये हो गया कि ये संसाधन इनके पास बेहतर होते हैं, लोग इनके पास होते हैं, इनका चूँकि संसद सदस्यता इनके पास पहले से ही है, तो ये बड़े क्षेत्र पर इनका प्रभाव होता है। तो ये मददगार साबित होगा चुनावी गणित के हिसाब से। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। इसका दूसरा पक्ष है जिस पर विपक्षी दल कांग्रेस समेत इनको निशाना साध रही है कि भाजपा चुनाव हार रही है, इसलिए डरी हुई है। डर के ये इस तरह के निर्णय ले रही है कि वो अपने मंत्रियों को उतार रही है, अपने सांसदों को उतार रही है। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि भाजपा ने अपने सांसदों को, मंत्रियों को उतारा है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक राज्यपाल को, बेबी रानी मौर्य को चुनाव त्यागपत्र दिला करके भाजपा में वापसी कराई और उनको चुनाव लड़ाया, और वो मंत्री भी हैं। इसी तरह से बघेल साहब को, एसपीएस बघेल को अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़वाया गया उत्तर प्रदेश में, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये पहला उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण हुआ प्रतिभा भौमिक जो हैं, वो प्रतिमा भौमिक जो त्रिपुरा से एमपी हैं और वो केंद्रीय मंत्री हैं। उनको भी विधानसभा का चुनाव त्रिपुरा में अभी हाल में संपन्न हुई, वहाँ से लड़ाया गया। तो भाजपा ये एक नई स्ट्रेटजी के तहत कर रही है और इसमें वो आगे रही कांग्रेस से। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने अपने दावेदार घोषित किए। राजस्थान में वो पिछड़े थे, राजस्थान में वो कोई निर्णय नहीं ले रहे थे। आज की जो घोषणा हुई उसमें शिवराज सिंह यादव का भी शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। वो उनको भी विधानसभा में उतार दिया गया है। अब मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है और कांग्रेस भी उतनी मजबूती के साथ, कमलनाथ भी उतनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा कमजोर दिख रही है नेतृत्व के स्तर पर। वहां पर कोई नेता
भूपेश बघेल को चैलेंज करता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि अभी जिस तरह से भूपेश बघेल ने सारी अपनी चुनावी बिसात बढ़िया से तैयार कर ली थी और अपने विरोधी जो हैं उनको उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी, तो वो विरोध वहाँ ख़त्म हो गया और नंद कुमार साय जो बीजेपी के नेता थे उनको कांग्रेस में ले आकर के एक बैलेंस करने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस में अंदर से कोई विरोध होता है तो उस विरोध से निपटा जा सके। तो छत्तीसगढ़ में कमोवेश इस तरह की स्थिति है जहां पर कांग्रेस को मजबूत दिखाया जा रहा है और कांग्रेस मजबूत दिख भी रही है। स्थितियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा राजस्थान की हैं, जहां पर आपको न केवल भाजपा में बल्कि कांग्रेस भी आंतरिक झंझट और आंतरिक लड़ाइयों का शिकार है। भाजपा नेतृत्व ने ये निर्णय किया है कि वो इस बार राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव किसी को मुख्यमंत्री आगे करके नहीं बल्कि अपने चुनाव निशान को आगे करके लड़ेंगे। उस दृष्टि से वसुंधरा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं माना जा रहा है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा को ना आगे करके भाजपा अपना नुकसान कर सकती है, लेकिन भाजपा उसके लिए तैयार दिख रही है। भाजपा तैयार इसलिए भी दिख रही है कि भाजपा जानती है कि अगर वसुंधरा भाजपा को नुकसान करती हैं तो उनका अपना भी नुकसान होगा और उनके बेटे के राजनीतिक भविष्य को भी नुकसान होगा। तो ये रिस्क दोनों तरफ से उन्होंने मान रखा है। अब कांग्रेस पर आते हैं। अशोक गहलोत लगातार न केवल सचिन पायलट को दरकिनार करते रहे हैं राजस्थान की राजनीति में, बावजूद इसके कि पिछला चुनाव उनकी अध्यक्षी में लड़ा और जीता गया था, बल्कि कई बार सचिन पायलट के खिलाफ वो इस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं जो अशोभनीय भी रहा है। बीच में केंद्रीय नेतृत्व को इंटरवीन भी करना पड़ा, लेकिन अभी दोनों नेता, उनको चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। सचिन पायलट को वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल करके उनको समझाने बुझाने की कोशिश की गई है, उनको आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन क्या जो अपमान सचिन पायलट का हुआ है, उस अपमान को उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक भी बर्दाश्त करेंगे और एकजुट होकर के वोट करेंगे कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस में लॉ एंड ऑर्डर के अलावा बहुत सारे ऐसे मसले को लेकर के पूरा का पूरा असंतोष है इस सरकार को लेकर के राजस्थान में। वो मैनेज होता दिख नहीं रहा। तो इसलिए राजस्थान सारे संकट के बावजूद भाजपा की तरफ झुका हुआ लग रहा है। अब आते हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना पर भाजपा लंबे समय से दांव लगा रही थी। वहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब भारत राष्ट्र समिति हो गई है, उसकी सरकार है। लेकिन वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि कांग्रेस वहाँ इमर्ज करती हुई दिख रही है, कांग्रेस वहाँ गेन करती हुई दिख रही है। लेकिन कांग्रेस का गेन वैसा ही है जैसा भाजपा का गेन छत्तीसगढ़ में है। वो इतना गेन नहीं कर पाए हैं कि सरकार बना पाए। तो छत्तीसगढ़ में जैसी भाजपा की स्थिति है, तेलंगाना में वैसी ही कांग्रेस की स्थिति है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में अभी नहीं आ पाए हैं, बावजूद उसके कि वो गेन कर रहे हैं। वैसी स्थिति में तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब भारत राष्ट्र समिति है, उसकी सीटें तो कम हो रही हैं, लेकिन वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव घोषित हो चुके हैं, सारे लोग अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। इस विषय पर लगातार चर्चा होती रहेगी, चुनाव तक हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। अगला विश्लेषण भी इस पर जल्दी ही आएगा। आप हमारे अगले विश्लेषण का इंतजार कीजिए।
देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। इस हफ्ते के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।